आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान में चीन के इंजीनियर्स और नागरिकों पर भयानक आत्मघाती हमले होने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, तफसील से आपको बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन के नागरिकों को जान से मारने की यह बहुत बड़ी धमकी दी। बीएलए के लड़ाके ने वीडियो के जरिए धमकी देते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगर बलूचिस्तान से चीन के इंजीनियर और नागरिकों को हटाया नहीं तो बीएलए की शाखा मजीद ब्रिगेड चीनियों पर भयानक खौफनाक आत्मघाती हमले यहां पर फौरन शुरू कर देगी और चुन चुन कर चीनी नागरिकों को ढेर कर देगी, मार गिरा देगी। यह बहुत बड़ी धमकी यहां पर सामने आई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन और पाकिस्तान को धमकाते हुए यह भी कहा कि बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल असलम बलोच भी चीनियों को मरने से नहीं बचा पाएंगे। आखिर क्यों बीएलए चीन के नागरिकों की खून की इस तरह से प्यासी हो चुकी है, यह स्पेशल रिपोर्ट कच्चा चिट्ठा के जरिए जरूर देखें। बलूचिस्तान बना चीन का कब्रिस्तान। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लग रहा था चीन की फौजी ताकत को देखकर बलूचिस्तानी खौफ में आ जाएंगे और बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान की शह पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन जिनपिंग की यह खौफनाक साजिश बलूचिस्तान में तबाह होनी शुरू हो चुकी है। चीन को मार रही है मजीद ब्रिगेड। बलूच आर्मी और उनके लड़ाके पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान में मौजूद चीन नागरिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। अब तक बलूच आर्मी 23 से ज्यादा चीनी नागरिकों को जान से मार चुकी है और पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं कर पाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहली बार मिली है ऐसी खुली धमकी जिसमें स्पष्ट तौर पर उनसे कहा गया है कि बलूचिस्तान से वो अपना सारा साजो सामान इकट्ठा करके वहां से चले जाएं, वरना उन पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही इस धमकी में यह भी कहा गया है कि शी जिनपिंग आपको इन हमलों से पाकिस्तान की फौज भी बचा नहीं पाएगी। ये धमकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने दी है और उसने बाकायदा कहा है कि उसने अपने हमले के लिए एक नए स्पेशल दस्ते का गठन भी किया है। ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान, बलूच आर्मी की खूनी कसम। पाकिस्तान में रह रहे चीन के अधिकारियों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी कर धमकी दी है। धमकी में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में मौजूद चीन के अधिकारी और नागरिकों पर आत्मघाती हमले शुरू होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस वीडियो में कमांडर अंग्रेजी भाषा में साफ तौर पर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में चीनी अधिकारियों, नागरिक और उनके ठिकानों पर हमले होंगे। A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. चीन को मार रही है मजीद ब्रिगेड। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी नागरिकों पर जबरदस्त हमले का आत्मघाती प्लान तैयार कर लिया है। दावों के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने चीनी नागरिकों पर हमले की तैयारी की है। आत्मघाती हमले के लिए एक अलग टीम तैयार की गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर ने वीडियो जारी कर चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी जनरल को धमकी दी है। स्पष्ट तौर पर चीनी राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि वो बलूचिस्तान से अपने लोगों को तुरंत वापस बुला लें या फिर आत्मघाती हमले झेलने के लिए तैयार रहें।
बलूच आर्मी के लड़ाके ने धमकी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग साफ तौर पर सुन लो, तुम इसी समय बलूचिस्तान को छोड़ दो, खाली कर दो, वरना तुम बलूचिस्तान के बेटों और बेटियों का जौहर देखने के गवाह बनोगे, ऐसा जौहर जो तुम भुला नहीं पाओगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धमकी देते हुए कहा गया है, बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल असलम बलोच भी चीन के अधिकारी और नागरिकों को नहीं बचा पाएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मजीद ब्रिगेड के तहत एक नए आत्मघाती दस्ते का गठन इसलिए किया है क्योंकि वो चाहता है कि आने वाले नए साल में चीन के अधिकारियों, उसके नागरिकों और उसके ठिकानों पर लगातार कई बड़े हमले किए जाएं। साथ ही उसका मकसद चीन का साथ दे रही पाकिस्तानी सेना को भी अपना निशाना बनाने का है। हुआ यह है कि आने वाले साल में चीन बलूचिस्तान में अपनी कई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने जा रहा है और ऐसे में बीएलए नहीं चाहता कि चीन अपने पर पूरी तरह से बलूचिस्तान में फैला दे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह लड़ाका पाकिस्तानी जनरल को धमकी भी देता है कि जनरल असलम बलोच ये जान लें कि उनका यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मिशन लगातार जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शाखा मस्जिद ब्रिगेड ने एक नई आत्मघाती शाखा का गठन किया है जिसका मकसद बलूचिस्तान में केवल चीनी ठिकानों और चीनी नागरिक और अधिकारियों को निशाना बनाना है। लेकिन इसके अलावा ये पाकिस्तानी सेना पर भी लगातार हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पिछले कई सालों से बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही है। पहले उनकी लड़ाई पाकिस्तानी फौज से थी, लेकिन जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन को वहां के संसाधन दोहने की अनुमति दे दी, तब से उसके निशाने पर चीन भी आ गया है। बलूचिस्तान बना चीन का कब्रिस्तान। अगस्त 2023 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी इंजीनियरों पर भीषण हमला किया था। इस हमले में 4 चीनी इंजीनियर, 9 पाकिस्तानी सैनिक और बीएलए के 2 लड़ाके मारे गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 27 लोग घायल भी हुए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड ने ली थी। खास बात यह है कि चीनी सिक्योरिटी का पूरा दारोमदार पाकिस्तान सरकार पर है। पिछले साल यानी साल 2022 में बीएलए के आत्मघाती हमले में चीनी इंजीनियरों को दासू डैम प्रोजेक्ट साइट पर ले जा रही बस को उड़ा दिया था। इसके बाद पिछले ही साल कराची यूनिवर्सिटी में चीन की महिला प्रोफेसरों की वैन पर बीएलए की महिला फेदाइन ने हमला किया था। इसमें 6 लोग मारे गए थे, इनमें से 5 चीनी थे। पेशावर और क्वेटा में चीनी अफसरों पर 4 हमले हुए। कुल 7 चीनी नागरिक मारे गए। 2020, 2018 और 2017 में भी चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अलग अलग हमलों में अब तक 23 चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. पाकिस्तानी सेना चीन के इंजीनियर और नागरिकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2014 में पाकिस्तान सरकार ने चीन के नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई थी। इनमें 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल शामिल हैं। ज्यादातर सिक्योरिटी अफसर फौज से ताल्लुक रखते हैं। यह यूनिट 7567 चीनी नागरिकों को स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है। अकेले बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की 70 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है। इसके अलावा 24 टेम्पररी कैंप भी हैं। इन सभी में चीन के वो अफसर और वर्कर रहते हैं जो सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में प्राकृतिक खनिज संपदा का अथाह भंडार है, जिसे पहले पाकिस्तान धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहा था, लेकिन मानव संसाधनों और तकनीक की कमी के चलते वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस प्राकृतिक खनिज संपदा को देखते हुए चीन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कर्ज देकर बलूचिस्तान में अपनी कई परियोजनाएं शुरू कराई थी और इनके जरिए वो धीरे धीरे इन प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते कि उनके प्राकृतिक संशोधन को विदेशी लोग दोहन कर लें और उनके अपने लोग भूखे नंगे रह जाएं। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब चीन को खुली धमकी देकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान किया है।
चीन की दिक्कत इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने बीएलए से हाथ मिला लिया है। अब चीनियों पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और पाकिस्तान से अलग होने के लिए बलूचियों ने सड़क से लेकर सरहद तक कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। जरा बलूचिस्तान का यह नजारा देखिए, जहां पाकिस्तान से अलग होने को लेकर भयानक संघर्ष शुरू हो गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटने के लिए बुरी तरह से मचल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन चीनी नागरिकों और उनके कारोबार या कंपनियों को तबाह करने पर उतारू हैं। इसकी वजह यह है कि बीते 5 सालों में यहां चीन अधिकारियों और नागरिकों की ताकत और रसूख बहुत तेजी से बढ़ा है। कई जगह पर तो बलूची लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। यही वजह है कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं, बल्कि अब शी जिनपिंग को सीधी धमकी देनी भी शुरू कर दी है। और कच्चा चिट्ठा में सबसे बड़ी खबर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़ी, जिसे भारत को सौंपने की अनुरोध को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया बाकायदा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत से हाफिज सईद को लेकर गुजारिश की गई। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यार्पण संधि नहीं है, लिहाजा हाफिज सईद को वो नहीं सौंप सकता है। यानी पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हाफिज सईद को वो पाकिस्तान जो है वो भारत को नहीं सौंपेगा। पाकिस्तान को भारत आतंकवाद पर बोरे में भर भर कर दस्तावेज सौंप चुका है। सारे सबूत उसके पास मौजूद है। कई बार सबूतों को भी इस्लामाबाद भेजा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान सभी को ठुकरा देता है क्योंकि उसकी नीयत और उसकी नियति दोनों में ही खोट नजर आता है। पाकिस्तान बार बार एक्सपोज हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने उसकी आतंकी फैक्ट्री आती रही है। नया उदाहरण देखेंगे तो आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। पाकिस्तान पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। जमीन से आसमान तक, पानी से पहाड़ तक, सड़क से संसद तक, मोहल्ले से कब्रिस्तान तक हंगामा बस रहा है, हाहाकार मचा है। अराजकता, आतंकवाद और अहम के दीमक ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को चाट कर साफ कर दिया है। एक तस्वीर नहीं, जैसे पीओके में मचे घमासान की, पाकिस्तान से अलग होने के संग्राम की कई तस्वीरें हैं। सियासत धोखा और फरेब का खेल बन चुकी है। चुनाव आवाम की आंखों में धूल झोंकने का जरिया बन चुका है। सियासतदान आर्मी के हाथों की कठपुतली और लोकतंत्र तमाशा बन चुका है। पूरा मुल्क महंगाई, बेरोजगारी और बेतहाशा गरीबी का शिकार हो चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि पाकिस्तान में सब्जी खाने के लिए क्यों चाहिए आर्मी का सर्टिफिकेट। पाकिस्तान की तबाही की कहानी जिस भी सिरे से शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखेगी, बर्बादी दिखेगी और ये खासियत दिखेगी कि पाकिस्तान को किसी और ने नहीं बल्कि घर को आग लगा दिया, घर के चिराग ने। नवाज शरीफ को सुनिए। ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने आज तक।
नवाज शरीफ की ये बात हफ्ते भर पहले की है, लेकिन सच्चाई 75 साल पुरानी है। पाकिस्तान को कैसे पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने लूट लिया, खसोट लिया और अब हाफते पाकिस्तान के सिर पर भी तमाचे ताने खड़े हैं। किससे उम्मीद करे पाकिस्तान की जनता? इमरान खान नियाजी से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, बिलावल भुट्टो से, मौलाना फजलुर रहमान से? सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आर्मी का हाथ जिसके सिर, पाकिस्तान में उसी की सरकार। इस वक्त आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, रौबदार नहीं है, खुफिया विभाग से आते हैं, लेकिन उनका ये हाल हो चुका है कि आईएसआई को भनक तक नहीं लगती और उनके संरक्षण में पल रहा कोई आतंकवादी दिन दहाड़े बीच सड़क पर ढेर कर दिया जाता है। लेकिन आसिम मुनीर पाकिस्तान में सत्ता बदल सकते हैं, क्योंकि आर्मी चाहे कितना भी कमजोर चीफ के हाथों में हो, सरकार से ऊपर रहती है। 2018 में आर्मी को इमरान खान पसंद थे, सत्ता दे दी। 2024 में नवाज शरीफ पसंद है, सत्ता दे दी जाएगी। दिखावे के लिए लोकतंत्र की आत्मा कूच कर गई है, और सिर्फ लोकतंत्र की ही नहीं, आंखों में शर्म भी बाकी नहीं दिखता पाकिस्तानी हुक्मरानों के। कारनामा देखिए, ये तस्वीर फाइटर जेट F-15 की है, अमेरिका वाले लाजवाब लड़ाकू विमान F-15 की। इस तस्वीर के साथ पाकिस्तान ने वो किया कि पूरी दुनिया हंस रही है। दुनिया ये तय नहीं कर पा रही है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है या फिर उसने कोई गलती कर दी है। मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं जयंती पर पाकिस्तानी वायुसेना ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ढाई मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में कई विमानों का प्रदर्शन किया है, लेकिन एक विमान ऐसा है जिसका पाकिस्तानी वायुसेना की आधिकारिक सूची में नाम नहीं है। माना जाता है कि यह विमान दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो F-15 है ही नहीं, फिर क्या पाकिस्तान ने गुपचुप कोई बड़ी डील कर ली है? पाकिस्तान के इस पाप का थोड़ी देर बाद पर्दाफाश हो गया। पता चला कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में अभ्यास सिंधु शील्ड में 14 देशों ने भाग लिया था, जो कि इस अभ्यास में सऊदी अरब भी शामिल था और उसका F-15 विमान भी इस अभ्यास में शामिल था। तो काफी हद तक मुमकिन है कि वीडियो में दिख रहा F-15 सऊदी अरब का है, जिसे पाकिस्तान अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रहा है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। इन्हीं बचकानी हरकतों ने पाकिस्तान को रसातल में पहुंचा दिया है। पिछड़ेपन के अंधकार में डूब चुके पाकिस्तान के सामने उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। कुछ लोग 2 टाइम सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 टाइम पर गुजारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। भारत के घरों में सर्दियों में हरी सब्जियां भरी पड़ी हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में सब्जी चांद और तारे हो गई है। गरीब की थाली से तरकारी सदा के लिए विदा हो गई है। सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के ग्रोसरी ऐप grocerApp.pk के रेट्स के मुताबिक 1 किलो भिंडी 460 रुपए में बिक रही है। सीजनल सब्जियां जैसे गोभी, गाजर का भी रेट 200 और 250 रुपए प्रति किलो तक है। आलू की कीमत पाकिस्तान में 77 रुपए किलो और प्याज 183 रुपए किलो बिक रहा है। अदरक 512 रुपए किलो है। लहसुन की कीमत 750 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सब्जियां ही नहीं, दूध भी 270 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पाकिस्तान में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में राजनीति के साथ साथ यहाँ सब्जियों के दाम में भी आग लग गई है। सोशल मीडिया तक पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भाजी सब्जी नहीं खा सकता। माहौल इतना खराब है कि सियासी पार्टियां ऐलान करने में डरी हुई हैं कि आवाम की उम्मीदों के बोझ से उनकी कहीं कमर न टूट जाए। सरकार बने लेकिन सरकार लुट न जाए। पाकिस्तानी नेताओं को चुनावी वादे करने से पहले सोच लेना होगा कि वो आवाम को इसमें से क्या और कितना दे पाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में अब बच क्या गया है कि सरकार आवाम को दे सके। पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक की सबसे ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ नहीं, सारी पॉलिसी अमीरों को और अमीर बनाने के लिए बनी हुई है। हालांकि ये नया तथ्य नहीं है। पाकिस्तान में अमीरी और गरीबी के बीच समंदर और खाई है।
पूरा बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गरीबी की आग में जल रहे हैं। बेरोजगारी के दलदल में युवा धंसे जा रहे हैं और इसका एक कारण नहीं, पूरा तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि कच्चा माल नहीं है। कच्चा माल आएगा कहां से? तो डॉलर नहीं है। डॉलर मिलेगा कहां से? तो लोन चाहिए। लोन चुकाएंगे कहां से? तो और लोन की जरूरत है। तो लोन भी कब तक? लिहाजा पाकिस्तान ठप पड़ा है। 8 फरवरी को चुनाव होने के चर्चे हैं, लेकिन कई पश्चिम मीडिया में यह रिपोर्ट भी छप रही है कि आम चुनाव टाला भी जा सकता है। मतलब सियासत और चुनाव भी ठप हो सकते हैं। अब सवाल है कि फिर बचा क्या है? कुछ तो बचा होगा। तो बचा है ना, पाकिस्तान में गधे ना सिर्फ बचे हैं बल्कि साल दर साल बढ़े भी हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से पता चला है कि पड़ोसी देश में गधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान में जहां 55 लाख गधे थे, वहीं इनकी संख्या 2020-21 में बढ़कर 56 लाख हो गई। जबकि ताजा सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2022-23 में कुल 58 लाख गधे मौजूद हैं। ये गधे पाकिस्तान चीन भी सप्लाई करता है, लेकिन चीन से इसके बदले में मोटी रकम नहीं मिलती कि पाकिस्तान की भूखी आवाम का पेट भरा जा सके। बताइए, ये हाल है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने गाजा के समर्थन पर देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये इसलिए किया गया क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई जा सके। ये जो इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने की पाकिस्तान की कोशिश है ना, ये भी पाकिस्तान की तबाही का बहुत बड़ा कारण है। कीव और आसपास के इलाकों में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को लेकर यह बड़ी खबर। युद्ध के करीब 1 साल और 10 महीने यहां पर हो चुके हैं, लेकिन रूस ने एक साथ 158 मिसाइलों से हमला पहली बार किया है। मिसाइलों की बारिश के साथ ही रूस ने ड्रोन हमलों की भी झड़ी लगा दी। कीव से लेकर खार्किव तक रूस ने भारी विनाश किया है। महातबाही का मंजर यहां से सामने आ रहा है। पुतिन का गुस्सा इसीलिए भड़क उठा क्योंकि जेलेंस्की ने रूस के इलाकों में घुसकर हमले कर दिए। अब व्लादिमीर पुतिन का पलटवार जेलेंस्की को बुरी तरह से रुला रहा है। यूक्रेन में वो हो गया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। रूस और यूक्रेन का युद्ध 1 साल 10 महीने और 1 हफ्ते से लगातार चल रहा है, लेकिन रूस ने कभी यूक्रेन पर इतना बड़ा हवाई हमला नहीं किया। आखिर क्यों नाराज हैं पुतिन? आखिर एक बार में करीब 160 मिसाइल यूक्रेन पर लॉन्च करने की वजह क्या है? साल 2024 के पहले आखिर यूक्रेन और रूस के बीच शांति की पहल को इतना बड़ा झटका कैसे लग गया है? ये सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये चौंकाने वाले आंकड़े। दावा यह किया जा रहा है कि कुछ घंटे के अंदर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और आसपास के इलाकों पर 158 मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन ने रूस में ऐसा कोहराम मचाया है कि कीव घुटनों पर आ गया है। सबसे पहले देखिए खार्किव की तस्वीरें। खार्किव के रेलवे स्टेशन पर ऐसा मिसाइल हमला हुआ कि पूरा रेलवे स्टेशन लगभग तबाह हो गया। रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए, सड़कों पर कांच ही कांच बिखर गया, दीवारों पर छर्रों के निशान नजर आ रहे हैं। ड्रोन्स और मिसाइलों के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि हमला कितना बड़ा था, और एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जहां की मिसाइलें जाकर फटी हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए जो बोयारका की है। बोयारका पर भी रूस ने बहुत जबरदस्त हमला किया है।
यूक्रेन के लोग पूरे जलते हुए मकानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। बोयारका के हर घर के ऊपर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया गया है। पूरे मकान के ढांचे से आग धधकती हुई नजर आ रही है। किचन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। Зараз в тому числі організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Тривають аварійно-рятувальні операції щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання – це в торговий центр. Є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. यूक्रेन को रूस लगातार बुरी तरीके से तबाह कर रहा है। ज़ेलेंस्की शांति कायम करना चाहते हैं, लेकिन रूस तैयार नहीं हो रहा है। रूस की शर्तें बहुत बड़ी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के नेता शी जिनपिंग से वादा किया था कि यूक्रेन पर उनका आक्रमण 5 साल तक चलेगा। जापानी अखबार निक्केई ने गुरुवार को रिपोर्ट दी है कि पुतिन की टिप्पणी स्पष्ट रूप से मार्च 2023 में शी के मॉस्को यात्रा के दौरान आई थी, जब रूस पहले से ही 1 वर्ष और 1 महीने के युद्ध में था और उसे कई शर्मनाक झटके झेलने पड़े थे। पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा था कि रूस कम से कम 5 साल तक लड़ेगा, मॉस्को अंत में विजयी होगा। पुतिन के इस बयान से पता चलता है कि वो रिपोर्ट गलत थी, जिसमें कहा गया था कि रूसी नेता चुपचाप युद्ध विराम वार्ता के लिए तत्परता का संकेत दे रहे हैं। ये कहते हुए कि पुतिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपने लाभ के लिए शांति की तलाश का भ्रम पैदा कर सकते हैं। निक्केई की रिपोर्ट पर ना तो क्रेमलिन और ना ही बीजिंग ने कोई टिप्पणी की है, जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। प्रकाशन के द्वारा शी को शायद पुतिन की 2023 की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण से पहले रूसी नेता के इरादों को गलत तरीके से आंका था। अब रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि शांति के लिए ज़ेलेंस्की के द्वारा दिए बयानों से पता चलता है कि उनका दिमाग बुरी कल्पनाओं से जूझ रहा है। Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Может быть, даже задумывается и об уточнении стратегии, потому что если стратегическое поражение России – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском. Это все уже понимают. Начинаются какие-то заходы, нашептывания, а вот почему бы вам вот не встретиться с кем-то, кто там, в Европе где-то вот был бы готов поговорить. बोयारका कीव के पास का ही एक इलाका है और यहाँ पर एक के बाद एक दर्जनों इमारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये ईरान के शाहिद ड्रोन के अवशेष हैं, जिनसे हमला किया गया है। यहाँ भी पूरा किचन तबाह हो गया है, लेकिन यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। रूस ने ओदेसा बंदरगाह पर भी बहुत ताकत से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले की वजह से बंदरगाह के शहर में रहने वाले तमाम लोगों की जान उस वक्त सूख गई जब रूस के हमले से यहां के लोग भागने लगे और ओदेसा बंदरगाह के शहर में रहने वाले लोगों की इमारत में धुआं ही धुआं घुस गया। लोगों को बचाने के लिए दर्जनों की संख्या में यूक्रेन के फायर फाइटर ऐसी इमारतों के अंदर घुस गए। В даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС, розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час хватає. नाइपर के गांव में भी रूस की सेना ने कोहराम मचा दिया है। यहां इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं और जंगलों में भी आग फैलती जा रही है। ये तस्वीर नाइपर की है। यूक्रेन के नाइपर शहर के अंदर कोहराम मच गया और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये फिलहाल के दिनों में यूक्रेन पर किया गया सबसे बड़ा हमला है।